की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, व्हाट इज प्रोविजन। तो बेटा प्रोविजन का मतलब क्या है? प्रोविजन है, सबसे पहली बात आपको एक अकाउंटिंग कंसेप्ट पता होना चाहिए। अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन सा? कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कंसेप्ट, ये पता होना चाहिए। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है फ्यूचर में आने वाले लॉसेस, एंटिसिपेटेड लॉसेस का पहले से ही इंतजाम कर लो, उन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लो। तो जो कंजर्वेटिज्म आपका कंसेप्ट है, प्रूडेंस कंसेप्ट है, वो बताना चाह रहा है प्रोविजंस के बारे में। बिजनेस में कुछ ऐसी लायबिलिटी होती हैं जिनके बारे में आपको पता है वो आएंगी, ऐसे लॉसेस होते हैं जिनके बारे में पता है आएंगे, बट एक्यूरेट अमाउंट नहीं पता होता कितने से आएंगे। तो आप एक अनुमानित, ठीक है, एक्सपेक्टेड, अपने आप से कैलकुलेटेड अमाउंट के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं। उतना अमाउंट सेट असाइड कर लेते हैं, अपने प्रॉफिट्स में से निकाल लेते हैं कि ये लायबिलिटी या लॉस तो आने वाला है, और जब आएगा तो हमने उसके लिए इतने पैसों को प्रॉफिट से एक्स्ट्रा निकाल लिया और यहाँ से पूरा कर लेंगे। यही हमारे क्या हैं? प्रोविजंस हैं। अब देखिए आपके बुक में लिखा है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोविजंस क्या हैं। तो कह रहे हैं अमाउंट रिटन ऑफ और रिटेन्ड बाय, जो अमाउंट आप अपने प्रॉफिट्स में से खर्चे की तरह निकाल लें, या दूसरे शब्दों में कहें एक तरफ उठाकर रख दें। किस लिए? डेप्रीशिएशन के लिए। डेप्रीशिएशन आपने चैप्टर पढ़ा था, वहाँ भी हमने बात करी थी कि डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, किसी को पैसे देने नहीं है, पेड करने नहीं है। बट मशीनरी आपके पास है, बिल्डिंग आपके पास है, फर्नीचर है, फिक्स एसेट्स हैं, लैंड को छोड़कर सभी पे डेप्रीशिएशन लगेगी। आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मशीनरी की वैल्यू पता है आपको, मशीनरी की लाइफ भी पता है, एक्सपेक्टेड लाइफ कितने साल चलेगी। उस फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपकी मशीनरी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो यू हैव टू बाय अ न्यू मशीनरी, ठीक है। उस समय पैसे कहाँ से आएंगे? तो आज ही आप क्या कर रहे हैं? कुछ पैसे एक साइड निकाल कर रख रहे हैं प्रॉफिट्स में से, ताकि फ्यूचर में आप क्या कर लें? उस मशीनरी को परचेज कर लें। तो वो जो पैसे निकाल के रखे वही क्या है? आपका एक तरह से प्रोविजन है। सर वहाँ पे तो हमने बात करी थी डेप्रीशिएशन, बिल्कुल ठीक बात है, मशीनरी पर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया है, ठीक है। डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के बाद जो कैलकुलेट करके अमाउंट आया वो तो डेप्रीशिएशन, और जो पैसे उठाकर अलग रख दिए उसे क्या कहेंगे? प्रोविजन। क्या कहेंगे? प्रोविजन। तो पूरी बात बोले तो क्या बोला जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। क्या बोला जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ठीक है। कहते हैं अमाउंट रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लायबिलिटी। अभी हमने बात करी, पता है हमें डेप्रीशिएशन लगेगी, लायबिलिटी तो नॉन है, बट द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। इसका अमाउंट जो है हम ये नहीं बता पा रहे कि कितना लगेगा। देखिए आपने लाइफ बता दी एक पर्टिकुलर मशीनरी की 10 ईयर्स है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख है। तो आप 10 से डिवाइड करके हर साल एवरी ईयर 10,000 की डेप्रीशिएशन लगाते हैं, बट ये एक्सपेक्टेड थोड़ी है कि हर साल 10,000 रुपये की उसकी कीमत जो है गिर रही है, उतना ही घिस रही है। एक्सपेक्टेड लाइफ आपने कहती 10 ईयर्स है, जरूरी थोड़ी 8 साल चले, 7 साल चले, या 11 साल चल जाए, 12 साल चल जाए, तो एक्सपेक्टेड है, सब्सटेंशियल एक्यूरेसी नहीं है, बिल्कुल सटीक तौर पर आप अनुमान नहीं लगा सकते। बट फिर भी आपको पता है डेप्रीशिएशन लगनी है, तो आपने उस नॉन लायबिलिटी के लिए क्या कर लिया? थोड़ा सा पैसा रिटेन कर लिया, बचा लिया, अलग से उठा के रख लिया। इसी बात को क्या कहा जाएगा बेटा? प्रोविजन। यहां क्या कहा है? इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ द अमाउंट ऑफ नॉन लायबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी इट मस्ट बी क्लासिफाइड एज एन आउटराइट लायबिलिटी। कह रहे हैं यहां समझने वाली बात है आप सबके लिए कि यदि इस फ्यूचर में आने वाली लायबिलिटी का आप एक रीजनेबल का मतलब वही है एक्सपेक्टेड
कंफर्मिटी नहीं है इतना ही होगा, मगर हाँ अंदाजा है इतना होगा। उस रीजनेबल एक्यूरेसी से आप पता लगा सकते हैं कितना खर्चा होने वाला है। तो ध्यान रखने वाली बात है, इट मस्ट बी क्लासिफाइड एज एन आउटराइट लायबिलिटी एंड नॉट ए प्रोविजन। ठीक है, रीजनेबल एक्यूरेसी आ गई तो वो प्रोविजन नहीं होगा, और जब रीजनेबल एक्यूरेसी नहीं है तो वो क्या है, प्रोविजन है। आगे क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल्स बताएं प्रोविजंस के, कौन कौन से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स। अलग अलग तरह के प्रोविजन जो हम बना सकते हैं। डेप्रिसिएशन आपको पता चल गया। टैक्सेशन वाला क्या है भाई, टैक्सेशन वाला बच्चों ये है कि आपकी जितनी इनकम होती है उसके हिसाब से आप पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हेड में टैक्स देते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप अपनी इनकम पर टैक्स देंगे, इनकम टैक्स देंगे। बेटा जब आप अपनी इनकम पर इनकम टैक्स देंगे, पेड करेंगे, तो ये तो पता नहीं फ्यूचर में कितनी इनकम होने वाली है। अब आप कहेंगे सर टैक्स तो तभी देंगे ना जब इनकम हो जाएगी। नहीं बेटा, जहां पर गवर्नमेंट आपसे मांगती है एडवांस टैक्स, क्या मांगती है, एडवांस टैक्स, मतलब कि 3 महीने हो गए, अब अपना टोटल टैक्स का जितना भी आपका इस ईयर के एंड में टैक्स होने वाला है उसका 50% दे दो या 30% दे दो। फिर 6 महीने हो गए टोटल कंप्लीट, तो 50% पूरा हो जाना चाहिए। फिर आपके 9 महीने पूरे हो गए पूरे ईयर में से, तो आप अपने टोटल टैक्स का 80% दे दो। फिर आपके 12 के 12 महीने पूरे हो गए तो अपने टोटल का हिसाब दे दो। अब आप कहोगे सर हमें क्या पता ईयर एंड तक इनकम कितनी होने वाली है, क्योंकि ईयर एंड के हिसाब से तो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है, टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप क्या करो, लास्ट ईयर की जो इनकम है और उस पर जो टैक्स बैठ रहा था उससे अंदाजा लगा लो कि इस बार इनकम 5% बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी या सेम रहेगी। आपको लगता है सेम रहेगी तो पिछले वाला टैक्स उठाओ, कितना कैलकुलेट करा था, पता चला आपने पिछले साल गवर्नमेंट को 50,000 का टैक्स दिया था, 3 महीने पूरे होते ही 50,000 का 30% पे कर दिया। ठीक, फिर 6 महीने पूरे होते ही 50,000 का कितना 50% पे कर दिया, मतलब 30 पहले और 20 और। ठीक, फिर 9 महीने पूरे होते ही 50,000 का 80% पे कर दिया, मतलब 50 तो पहले दे दिए, 30 और दे दिए। और पूरे लास्ट में जब आपको इनकम हो ही जाएगी टोटल, तब हिसाब कर लेना हमने आज तक कितना दे दिया और कितना कम या ज़्यादा रह गया। ठीक है, तो सब्सटेंशियल एक्यूरेसी तो है नहीं, बट पता है टैक्स देना है, तो उसके लिए क्या कर लो आप, प्रोविजन बना लो। क्या कर लो, प्रोविजन। फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये आपको पता है बैड डेब्ट्स क्या होते हैं। बैड डेब्ट्स जब आपके डेटर्स जिन्हें आपने सामान उधार बेचा वो पैसे नहीं देते, आपको पता है बैड डेब्ट्स होनी है, अनुमान है कि लगभग इतनी होगी, बट सब्सटेंशियल एक्यूरेसी नहीं है, पूरे सटीक तौर पे नहीं कह सकते कितने लोग पैसे वापस नहीं देंगे उधार लेने के बाद भी। तो उसके लिए भी क्या बना लो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, कि आपके कितने पैसे मरने वाले हैं। समझ गए बात को। तो इस तरह से आप कुछ प्रोविजंस बना लेते हो, ये आपका प्रोविजन है। क्या बेटा, प्रोविजन। लायबिलिटी है, लॉस है एक तरह के, इनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। फिर आगे दिया आपकी बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला बताया है, पहली तो नॉन लायबिलिटी के लिए जो डेफिनेशन में पढ़ा है आपने, जिसके बारे में पता है। और फिर लायबिलिटी क्या है, जिसके लिए आपके पास रीजनेबल एक्यूरेसी नहीं है, मतलब कि सब्सटेंशियल एक्यूरेसी के साथ आप अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते। तीसरी बात क्या है, ये जो प्रोविजंस हैं ये एक तरह का लॉस है, मतलब प्रॉफिट आने से पहले ही इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस की तरह माइनस करना पड़ेगा। जब इन एक्सपेंसेस को आप माइनस कर लेंगे तब जाकर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बाद में निकलेगा, पहले चार्ज एक्सपेंसेस लगाए जाएंगे। पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है प्रोविजन लगाने के, टू एसर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट। ट्रू नेट प्रॉफिट का मतलब बेटा क्या है,
भाई जब तक आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई थी आपको पता थोड़ी चला था मशीन कितनी घिसी है। तो ट्रू प्रॉफिट कब पता चलेगा? डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कितने लोग पैसे वापस नहीं देने वाले हैं, आप एक अंदाज़ा लगा के प्रॉफिट में से नहीं माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट थोड़ी पता चलेगा। तो ट्रू नेट प्रॉफिट कब पता चलेगा? जब आप बैड डेब्ट्स के पैसे माइनस कर लेंगे। तो ट्रू नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब आप इस तरह के प्रोविजंस को प्रॉफिट निकालने से पहले ही माइनस कर लेंगे एक्सपेंसेस की तरह। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, भाई सीधी सी बात है, मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो मशीनरी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, यस और नो? फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। तो जो माइनस होके आएगी वही वैल्यू मशीनरी की बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। इसी तरह डेटर्स हैं, डेटर्स में से बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स मतलब कि जितने पैसे नहीं मिलने वाले उनका प्रोविजन माइनस हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा डेटर्स से कितने पैसे आने वाले हैं और वही वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो तब जाकर पता चलेगी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। क्या कह रहे हैं? टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज इन द फ्यूचर। प्रोविजन इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि फ्यूचर में जब ये लॉस आए तो आपको सोचने की आवश्यकता ना पड़े, आप पहले से तैयार हैं। तैयार कैसे हैं? आपने पहले से प्रोविजन बना लिए हैं। ठीक है, फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है बेटा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता था? किसी एक ईयर की इनकम को करने के लिए उस ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं आपको क्या करने हैं? माइनस करने हैं। ठीक है, यही वाली बात थी। अब आपने, आज डेट है मान के चलिए 1 मार्च, और आपने 1 मार्च को सामान बेच दिया। ठीक, 3 मंथ्स के क्रेडिट पे, 3 महीने के उधार में। अब जिसको सामान बेचा उसने पैसे कब देने हैं? जाकर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मार्च में 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो जाएगा। ठीक, अब पता चला उसने, जिसने पैसे देने हैं उसने कुछ पैसे आपको पेड किए और कुछ पैसे पेड नहीं किए। तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है? फ्यूचर में प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आप जो बैड डेब्ट्स इस साल लगनी चाहिए थी, सेल कब की थी? इस साल की, करंट ईयर की, आप उसकी बैड डेब्ट्स को कब माइनस करोगे? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कब आएगा? 3 महीने बाद। ठीक है ना, मई में आएगा जाकर। मई में आने चाहिए ना 1 मई को पैसे, और मई में लगाओगे, मई के हिसाब से नेक्स्ट ईयर लगाओगे। और जबकि वो खर्चा कब होना चाहिए था? जिस साल सेल हुई। तो इसीलिए आपने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन बनाया तो इसी ईयर में लगा दिए बैड डेब्ट्स के खर्चे, तो आपका प्रॉफिट भी इसी बार का आ गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जिस बार की सेल उसी बार के प्रोविजंस, उसी बार के चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसी बार के खर्चे, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मैचिंग कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा? प्रोविजंस। ओके, थैंक यू।